So, hello and welcome to Topper Creation. So, today we are going to study significance of Indian ethos to management will be the last part of this chapter. इसके बाद मैं इसको पैकअप कर दूंगी, इसको सम अप कर दूंगी और आपके लिए एक नया वीडियो आएगा. अब वो किस के लिए आएगा, मतलब TY-BCom स्टूडेंट्स के लिए, FY-BCom या SY-BCom, इसके लिए आपको ट्यून रहना पड़ेगा. इसके लिए आपको मेरे चैनल पर नजर रखनी पड़ेगी कि मैं अगला वीडियो कौन सा डाल रही हूँ. सो इस पार्ट को चालू करने से पहले मैं उन लोग जो नए लोग हैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो और बता सकते हो कि आप लोग मुझसे क्या देखना चाहते हो इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन एथिक्स टू मैनेजमेंट. ओके, इथोस लिखा हुआ है जो बहुत ही भारी भरकम सा वर्ड लगता है, पर इसको एथिक्स बोला जाता है. Okay, so Indian ethos is applicable to management of business as well as non-business organizations. तो हर जगह पर ethics से काम करना, manner wise काम करना बहुत important होता है. और जो भी कंपनी ethics लेकर साथ चलता है वो अपने गोल्स तक आसानी से पहुंच जाता है. या उन लोगों से जो नहीं करते, जैसे कि करप्टेड लोग हो गए या अनप्रोफेशनल मैनेजर्स हो गए, वो लोग नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो लोग एथिक्स के हिसाब से नहीं चलते. ओके, तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है उस पे हम जाते हैं. और सबसे पहला जो है इथिक्स इन फंक्शनल एरियाज. तो इथिक्स इन फंक्शनल एरियाज जो होते हैं वो मैनेजर जो एथोस को फॉलो करता है, जो एथिक्स को फॉलो करता है, वो फंक्शनल एरियाज में उसको अप्लाई करता है, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज. सो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यही लिखा हुआ है कि मैनेजर अपने सारे इंडियन अगर वो फॉलो करता है तो वो एथिक्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ाता है, जैसे कि प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. नेक्स्ट ये बता रहा है कि इथिक्स है वो प्रोफेशनलिज्म लाता है एक इंसान में, मैनेजर में वो प्रोफेशनलिज्म लाता है, जिस वजह से वो डिसीजन मेकिंग कर पाता है. क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप गलत डिसीजन लोगे तो आपकी कंपनी लॉस में चली जाएगी, और अगर आप सही डिसीजन लोगे तो वो अपने गोल तक पहुंच पाएगी. इसलिए डिसीजन मेकिंग लेना बहुत ही जरूरी है. थर्ड पॉइंट इज रिस्पेक्ट. Indian ethos plays emphasis on respect to self and respect to others. Therefore, manager need to have self-respect and also respect to others. Okay, so respect is the third point. There must be a respect views and opinions of other managers and also of the employers. मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि respect करना है. ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको ऐसा बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन को मैं ऐसे बनाती हूँ और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ के एम्प्लॉइज को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है. ओके, हमेशा से यहाँ के एम्प्लॉइज को क्या किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट. और यहाँ के एम्प्लॉइज को क्या किया जाता है, रिस्पेक्ट. तो आप क्या देखोगे इस सिनारियो में? इस सिनारियो में क्या दिख रहा है आपको कि ये कंपनी ग्रो करेगी या ये कंपनी ग्रो करेगी? ऑब्वियसली ये कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉइज को रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ के एम्प्लॉइज को मतलब एथिक्स से काम हो रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, तो यही कंपनी ग्रो करेगी और ये कंपनी जाएगी लॉस में. तो सिर्फ एम्प्लॉइज का ही नहीं, मैनेजर को अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा. चलिए अगले पॉइंट पे जाते हैं, विच इज इक्विटी. ओके, so Indian ethics give importance to principle of equity. Manager should adopt the principle of equity. The members of the organization and other stakeholder must be given fair and just treatment. मतलब सबको मिलजुल कर एक समान व्यू देना चाहिए. मतलब जहां पर भी फेवराइजेशन नहीं होना चाहिए कि ये मेरा दोस्त है तो मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा, या ये मेरी दोस्त नहीं है इसलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा. इक्विटी के साथ आपको काम करना है, आपके कस्टमर्स के साथ, आपके एम्प्लॉइज के साथ, ताकि आप कंपनी को आगे बढ़ा सको. ओके, नेक्स्ट इज टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट भी होना बहुत जरूरी है इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क एंड टू रीच द गोल. राइट, जब टीम स्पिरिट ही नहीं रहेगा तो आप बराबर काम नहीं कर सकते. इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन मैं दूंगी, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम देंगे इस तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये 3 लोग हैं. ओके, ये 3 लोग हैं, दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है. तो ये 3 लोग हैं और ये 3 लोगों में बिल्कुल ही टीम स्पिरिट नहीं है. ये तीनों काम ही नहीं करते, ये तीनों एक दूसरे से झगड़े करते रहते हैं. और ये 3 लोग हैं, ये 3 हो गए, ये तीनों मिलकर काम करते हैं. ओके, ये तीनों क्या करते हैं, मिलकर एक साथ काम करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये तीनों अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे या ये तीनों आगे बढ़ाएंगे?
ऑब्वियसली ये तीनों मिलकर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तीनों जब मिलेंगे तो अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस और साथ में लेकर उस कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक का व्यू अलग होगा, एक का डिसीजन अलग होगा, एक कुछ और बोलेगा और उस वजह से कंपनी जाएगी घाटे में, विच इज लॉस। ओके, सो टीम स्पिरिट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट विच इज 6 पॉइंट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडियन कल्चर गिव ट्रमेंडस इंपॉर्टेंस टू योगिक स्पिरिचुअलिटी। इसको हटाओ, नेक्स्ट पे जाओ। मैनेजर आर गिविंग अथॉरिटी टू और द पावर टू टेक डिसीजन। दे मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम पहले भी पार्ट में कर चुके हैं। और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क होता है। ये बात किसको जाननी चाहिए? मैनेजर को। उसकी जो अथॉरिटी है उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको प्रॉपरली उसको करना चाहिए। ये था 6 पॉइंट का मतलब। 7 पॉइंट का मतलब है डिसिप्लिन। इंडियन एथोस गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू डिसिप्लिन इन ऑल वर्क ऑफ लाइफ। देयरफॉर मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क विद डिसिप्लिन, दैट इज एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन। करेक्ट, डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रॉपरली टाइम पर काम नहीं करोगे तो आपका काम ही कैसे होगा? सो डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एथिक्स। नेक्स्ट इज लॉयल्टी। Indian ethics give prime importance to loyalty. Therefore, Indian manager must be loyal to the organization. Obviously, इसका डेमोन्स्ट्रेशन देना बनता है और इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ का जो एम्प्लॉई है ये क्या कर रहा है कि दिख रहा है क्या? हाँ, तो यहाँ का जो एम्प्लॉई है ये क्या कर रहा है कि अपने कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर वो जाके इसको दे रहा है, मतलब इस कंपनी को लेकर जाके वो इस कंपनी को डॉक्यूमेंट दे रहा है। क्या वो अपने कंपनी से लॉयल है? नहीं लॉयल है। तो जो बाजू वाली कंपनी है, जो इस कंपनी की कंपटीशन में है, क्या उसको इस चीज का फायदा होगा? ऑब्वियसली उसको इस चीज का फायदा होगा, और ये कंपनी का हमेशा लॉस होता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इस एम्प्लॉय की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसके अनलॉयल्टी की वजह से ये कंपनी आगे बढ़ेगी और ये कंपनी जाएगी लॉस में, क्योंकि इसके सारे सीक्रेट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, इसको पता है कि कंपनी आगे क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब इसको पता चल जाएगा। सो एम्प्लॉय का लॉयल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखो। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपने कंपनी को लेकर। सबके लिए, मतलब आपके एम्प्लॉयज के लिए, आपके बॉस के लिए, अपर लेवल, लोअर लेवल, एवरीवन, यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। Next is humility. Spiritual leader plays emphasis on humility. Therefore, manager must practice. Spiritual leader plays emphasis on humility. Therefore, manager must practice the art of humility. They must accept their mistake. जो बहुत से लोग होते हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं करते, दूसरे पे थोप देते कि तूने गलती किया या तूने गलती करी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी गलती है उसको अपनाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि हाँ ये मैंने किया है, तो विच इज कॉल्ड एज ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट इज पैशन। Indian spiritual leaders preach passion towards work. Passion is a powerful desire or emotion towards certain activities. So passion होना बहुत जरूरी है कोई भी काम को लेकर। अगर आप पैशन लगते हो अपने दिल में उस काम के लिए, तो आप उसको इंटरेस्ट के साथ करते हो और डेडिकेशन के साथ करते हो। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। Indian ethos plays emphasis on the law of giving and receiving to generate success and happiness of all. So the law encourages manager to be good to the society, which in turn will result in receiving back from the society, which is good. तो आप जो दोगे वही आपको मिलेगा, ये बताना चाहता है इस पॉइंट में। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ धर्मा। धर्मा इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स पर्पस। ओके, सो मिशन का इस लोग ने धर्मा कर दिया। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कर्मा। सो इंडियन स्पिरिचुअल प्लेस एम्फेसाइज ऑन द लॉ ऑफ कर्मा। द लॉ ऑफ कर्मा फॉलोज द फ्रेज What you sow is what you reap. Ripe या reap दोनों बोलते हैं। It reflects the cause and effect relationships. तो कर्मा ये होता है कि आप जो करोगे वो आप पे कभी ना कभी वापस आएगा ही, इसलिए लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ धर्मा याद रखो। लॉ ऑफ धर्मा का मतलब है मिशन और लॉ ऑफ कर्मा का मतलब है what you sow is what you reap. Okay, so this was the last part of the first chapter, Introduction to Management. एंड अब हमने इसको पैकअप कर लिया इसके बाद इस वीडियो। सो नाउ वी विल पैकअप। दिस वाज द 4th पार्ट एंड विच हैज बीन ओवर। सो चैप्टर नंबर 1 हो गया खत्म।
स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इसलिए आप लोग जाके सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबाओ ताकि आपको पता चल सके जब भी मेरी कोई नई वीडियो आती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे होम, स्टे सेफ।